हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम सभी जो अपनी न्यूट्रिशन साइंस की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें से हमने ज़्यादातर अपने क्लास को कवर कर लिया। कुछ क्लासेस बची हुई हैं जिसमें से हमने अभी तक जो है सभी प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा है। विभिन्न अवस्थाओं में पोषण यानी कुछ विशेष अवस्थाएं हैं रोगों के, उनके दौरान दिए जाने वाले पोषण, उन या जो अवस्थाएं हैं उनके जो लक्षण हैं, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे हृदय संबंधी रोग एथेरोस्क्लेरोसिस, लीवर सिरोसिस और इसके साथ ही साथ अतिभार, अल्पभार, उसके बाद मधुमेह, ये सारे टॉपिक को हमने कवर किया है पिछले क्लासों में। आज की क्लास एक नए पॉइंट से शुरुआत करेंगे इसी न्यूट्रिशन साइंस में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं अपने आहार नियोजन को। आहार नियोजन का क्या मतलब होता है? अभी तक जो आपने पढ़ा पोषक तत्वों को, वो सभी पोषक तत्वों को किसी भी व्यक्ति को किस प्रकार से दिया जाना है, ये सभी बातें तो आपने जो है एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आरडीए में क्लास में पढ़ लिया है। आरडीए का जो क्लास पिछली क्लास हमने आप लोग को पढ़ाया, उसमें ये बताया गया है कि एक कोई सामान्य व्यक्ति है, उस सामान्य व्यक्ति की दैनिक आवश्यकता कौन सा पोषक तत्व कितना होता है, इसके बारे में उसमें बताया गया है। लेकिन जब आपको ये बात पता हो गई कि इतनी मात्रा में इतने आहार को देना है, तो वो पोषक तत्वों को आप दे रहे थे, ना कि आहार दे रहे थे। आप दाल चावल खा रहे हैं तो दाल चावल में प्रोटीन कितना मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट कितना मिल रहा है, ये सब को भी तो आपको पता होना चाहिए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना है, डाइट प्लानिंग पढ़नी है। डाइट प्लानिंग का मतलब होता है कि आप आहार नियोजन किस प्रकार से करते हैं। जिस प्रकार से होम मैनेजमेंट में आपने पढ़ा कि घर का प्रबंधन करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, यानी कि नियोजन करना पड़ता है, सामग्रियों को एकत्रित करके यानी कि संगठन करना पड़ता है, एक नियंत्रण में रह कर के कार्य करना पड़ता है, और लास्ट में हम मूल्यांकन करते हैं। ये आपने गृह प्रबंधन में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। वैसे ही यहाँ पे आपको आहार नियोजन जब पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे एक नियोजन है, यानी कि प्लानिंग करनी है किसके लिए? आहार के लिए। आप अपने भोजन में क्या बना रहे हैं? मान लीजिए पनीर बना रहे हैं, तो आप पनीर तो बना रहे हैं, आपने एक प्लानिंग किया, आपने सोच लिया कि हमको पनीर बनानी है, ये प्लान आपने किया। लेकिन आपके परिवार के जो सदस्य हैं उसमें से उनकी उम्र क्या है, उनकी आयु क्या है, उनका कार्य क्या है, इन सभी बातों को भी तो ध्यान में रखना होगा। कोई भी व्यक्ति है, उसकी क्या अवस्था है, यानी कि वो स्वस्थ व्यक्ति है या फिर कोई पेशेंट है, कोई जो है ऐसा पेशेंट है आपके घर में जिसको ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो क्या ऐसे व्यक्ति को आप पनीर खाने के लिए देंगे? नहीं देंगे। तो इसी सब बातों को ध्यान में रख करके हमें आहार प्लानिंग करनी पड़ती है, आहार का नियोजन करना पड़ता है। तो एक एक सीक्वेंस से आप लोग समझते जाइएगा और पॉइंट टू पॉइंट नोट्स करते जाइएगा। किसी पॉइंट पे समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे आहार नियोजन की इंग्लिश क्या होती है? डाइट प्लानिंग होती है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्लास का हो सकता है, किसी भी फील्ड का हो सकता है, जो न्यूट्रिशन साइंस में ये डाइट प्लानिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, उसके सिलेबस में न्यूट्रिशन साइंस में अगर ये बातें दी गई हैं तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है, बीए थर्ड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, और इसके साथ ही साथ सिक्स सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में, ये ग्रेजुएशन में इन सब में डाइट बताया गया है। और इसके साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर आप न्यूट्रिशन साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं होम साइंस के, और इसके अतिरिक्त कोई भी वनडे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं जिसमें ये न्यूट्रिशन साइंस का पोर्शन अगर दिया गया है, और इसके अतिरिक्त अगर हम ओवरऑल की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो है जितने भी होम साइंस के आपके टीचिंग के एग्ज़ाम है, वो सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके इस क्लास को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। एक एक सीक्वेंस से समझते जाइए और नोट करते जाइएगा। आहार नियोजन की इंग्लिश है डाइट प्लानिंग। एक बात आपको ये भी समझना होगा, आहार और भोजन में क्या डिफरेंट है। कहने के लिए तो हमें पता है कि हम आहार ग्रहण कर रहे हैं, हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, और एक बात और आती है, पथ्यापथ्य आता है।
ठीक है, पथ्यापथ्य। तो ये 3 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में होते हैं, भोजन, आहार, पथ्यापथ्य, तो इसमें आपको क्या डिफरेंट है? भोजन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीजें जिसे आप ठोस, द्रव, इन सब के रूप में आप खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, जिनकी आपके शरीर में आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि ठोस और द्रव के रूप में आप मिट्टी का कीचड़ खा लें, तो क्या वो आपके शरीर के लिए आवश्यक है? नहीं है, तो वो भोजन नहीं है, भले ही ठोस या द्रव अवस्था में है। आप मिट्टी खा रहे हैं ठोस, तो उसका कोई मतलब है नहीं है। और आपको एग्जाम में पूछा जाता है पाइका क्या होता है। पाइका जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है टीएसटी, पीएचडी, नेट जेआरएफ के एग्जाम में, उसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को अगर जैसे कोई दिया होता है जो मिट्टी का, उसका चूर्ण खाने की इच्छा हो रही है, राख खा रहा है, तो इन सब चूना खा रहा है, इनसे आपके शरीर में कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, लेकिन आप फिर भी उसको ग्रहण कर रहे हैं, आपकी उसको सुगंध से अच्छी लग रही है, आपको उसकी सुगंध खाने की इच्छा हो रही है, तो ऐसे चीज़ों अगर आप खा रहे हैं जिनकी आपके शरीर में आवश्यकता नहीं है, तो उसे आप पाइका कहते हैं। ठीक, इस बात को यहीं पे छोड़ते हैं। लेकिन इसके बाद हम बता दें भोजन, आहार और पथ्यापथ्य। भोजन जो होता है जिसे आप ठोस या द्रव के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, जिनकी आपके शरीर में आवश्यकता है, वो भोजन हो जाता है। लेकिन वहीं पे कोई भी व्यक्ति अपने एक दिन में कितने आहार को ग्रहण कर रहा है, वो उसका एक दिन का आहार कहलाता है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में कितने आहार को ग्रहण कर रहा है अपनी आवश्यकता अनुसार, वह उसका आहार होता है। आप लोग सुने होंगे, कहते हैं हमेशा कि मैं प्रेजेंट टाइम में डाइट पे हूँ। डाइट पे हूँ का क्या मतलब है कि क्या आप भोजन तो हर रोज़ ग्रहण कर रहे हैं, खाद्य पदार्थ तो आप रोज़ खा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं डाइट पे हूँ? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसलिए कि आपने अपनी दिनचर्या में जो खाद्य पदार्थ ग्रहण कर रहे थे उसमें आपने कमी की है। आपके शरीर की आवश्यकता के अनुसार जितना आवश्यक है आप उतना ही ग्रहण कर रहे हैं। एक मीडियम साइज में होना चाहते हैं, अपने बॉडी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अगर आप जो अति भार या मोटापा से ग्रसित हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी दिनचर्या में जितने खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं उसमें जब कमी कर दे रहे हैं, वो आपका एक दिन का आहार कहलाता है। वहीं पे जब पथ्यापथ्य की बात करते हैं तो किसी भी व्यक्ति की आयु, लिंग, इन सब को उम्र, इन सब बातों को ध्यान में रख करके जब आप कोई भी खाद्य पदार्थ व्यक्ति को देते हैं तो पथ्यापथ्य कहलाता है। ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही बेसिक सा डिफरेंट होता है भोजन, आहार और पथ्यापथ्य में। आई बात समझ में? ये नॉर्मल सा पॉइंट है, इसको आप पूरे न्यूट्रिशन साइंस में इस बात को ध्यान रखना है, हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखिएगा, वह प्रबंध जिसमें मितव्ययतापूर्ण, संतुलित आहार व स्वादिष्ट आहार प्राप्त हो सके उसे आहार नियोजन कहते हैं। आप आहार नियोजन कर रहे हैं, आपको मितव्ययता का ध्यान रखना है। मितव्ययता आपने होम मैनेजमेंट में पढ़ा है कि आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी कर लें और ज़्यादा चीज़ें वेस्ट भी ना करें। वो सभी बातों को ध्यान में रख कर, यानी कि आप अपने बजट को ध्यान में रख करके जब कोई भी प्रबंध करते हैं और अपनी आवश्यकताएं भी पूरी कर लेते हैं, बजट को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताएं भी पूरी कर लेते हैं, कम चीज़ में अधिक प्राप्ति कर पा रहे हैं, वो मितव्ययता होती है। कम खर्च कर रहे हैं और अधिक प्राप्त कर रहे हैं, वो मितव्ययता हो गया। तो यहाँ पे कम खर्च में संतुलित आहार, यानी कि ऐसे आहार जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो, वो संतुलित आहार है। आगे है स्वादिष्ट आहार। आप भोजन बना रहे हैं, आपने पैसे तो बचा लिए हैं बजट में और जो है संतुलित भोजन दे रहे हैं, लेकिन क्या वो भोजन स्वादिष्ट है? अगर भोजन स्वादिष्ट नहीं है तो खाने वाला व्यक्ति किस प्रकार से उसे ग्रहण करेगा, ये बात भी तो इम्पोर्टेंट होती है। अगर वो भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा, आप कितना ही मितव्ययतापूर्ण बनाए हों, संतुलित आहार बनाए हों, तो व्यक्ति कैसे ग्रहण करेगा अगर उसकी खाने की इच्छा नहीं होगी? खाने की इच्छा तब बढ़ती है जब भोजन स्वादिष्ट हो, सुगंधित हो, इस प्रकार से उसकी जो इच्छा बढ़ जाती है भोजन को ग्रहण करने की। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब आप कोई भी आहार का प्रबंध करते हैं, वो आहार नियोजन कहलाता है। इतनी बात समझ में आई आपको? आगे देखिएगा, जब आप आहार नियोजन करते हैं कुछ उसके आधार होते हैं कि किस बात को आधार मान करके आप आहार नियोजन कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे कुछ मुख्य बातें हैं इस आधार में। आयु, लिंग, शारीरिक कार्य, ये 3 ऐसे बिंदु हैं जो आहार नियोजन के मुख्य बिंदु के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा कि व्यक्ति की आयु कितनी है,
वो छोटा सा बच्चा है, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में या वृद्धावस्था में, किस आयु उम्र में है, इन आयु उम्र को जो होती है इसमें जो डिफरेंट होता है उसी के आधार पर व्यक्ति की पाचन शक्ति होती है। पता चला आप वृद्धावस्था के जो व्यक्ति हैं उनको आप कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, जो मृतशैया पे लेटे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को आप कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं, समोसे खिला रहे हैं, चाट पकौड़ियाँ खिला रहे हैं, क्या उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा? नहीं अच्छा होगा। वहीं पे कोई छोटा सा व्यक्ति है उसको आप खिला रहे हैं तो उसका जो लीवर है इतना अभी स्ट्रांग नहीं हुआ है, उसका लीवर डैमेज हो सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। उसके बाद लिंग व पुरुष है या फिर महिला है। शारीरिक कार्य, व्यक्ति किस प्रकार का शारीरिक कार्य कर रहा है। व्यक्ति खेत में कार्य कर रहा हो, शारीरिक कार्य कर रहा हो, हार्ड वर्क कर रहा हो, आप उसे बस चाय खाने को दे दे, चाय के साथ ब्रेड दे दे, तो क्या उसके शरीर के लिए आवश्यक है? उसके शरीर की आवश्यकताएं क्या उतने से पूरी हो जाएंगी? नहीं होंगी। मेंटल वर्क करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, फिजिकल वर्क करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, दोनों के न्यूट्रिशन जो होते हैं दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके आहार नियोजन किया जाता है। ये 3 मुख्य बिंदु हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें भी हैं, जैसे विविधता, कि कौन से खाद्य पदार्थ में हम बना रहे हैं, उस खाद्य पदार्थ में विविधता होनी चाहिए। आटा है आपके पास, उस आटे से आप हर रोज, कभी आप क्या बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, कभी पूड़ी बना रहे हैं, कभी पराठा बना रहे हैं, उसी गेहूं के आटे से विविधता ले आ रहे हैं ना आप। तो ये आहार नियोजन में आपको विविधता को रखना है। रुचि, आपके परिवार के सदस्यों की रुचि क्या है, क्या खाना पसंद करेंगे। पराठा खाना वो पसंद करें तो आप रोटी बना के रखे हैं, रोटी खाना चाहे तो आप पराठा बना के रखे हैं। तो ये सब रुचियों को ध्यान में रखना है। स्वाद, आपने भोजन बनाया उसका स्वाद अच्छा है या नहीं है। पोषक तत्व, आपने भोजन बहुत ही अच्छा बनाया लेकिन वो व्यक्ति के शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि व्यक्ति के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसका पोषक तत्व अगर उस प्रकार से उपस्थित नहीं है तो आपका भोजन बनाना, आहार नियोजन करना कोई अच्छा काम नहीं हो पाएगा। इसके बाद बचत, आपको बचत को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सामान उपलब्ध हो गया है तो सब डाल दो, आपको बचत भी करनी है उसमें। इसके बाद है मौसम, आपको मौसम का ध्यान रखना है। ठंडी के मौसम में आप किसी भी व्यक्ति को लस्सी बना के दे रहे हैं, छाछ और दही दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति कांप रहा है ठंडी के मौसम में, तेज ठंड में, आप उसको दही, मट्ठा, छाछ, उसके बाद है फ्रिज से निकाल करके कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, मैंगो जूस दे रहे हैं, उसके लिए अच्छा है? नहीं अच्छा है। तो इसी प्रकार से जैसे अभी बारिश हो रही है तो बारिश के मौसम में तले हुए खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने की इच्छा हो रही है, तो ऐसे में अगर आप जो है ऐसे कोई खाद्य पदार्थ दे दें जो ठंडी के मौसम में ज़्यादा अच्छा होता है या फिर गर्मी के मौसम में ज़्यादा अच्छा होता है, तो वो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगेगा। आपको मौसम को ध्यान में रख करके आहार नियोजन करना है। जलवायु आपके यहाँ की कैसी है, इसको ध्यान में रखना है। स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ आसपास का सामाजिक वातावरण कैसा है, आपका रहन सहन कैसा है, इन सब स्थितियों का भी आपको ध्यान रखना है। खाद्य समूह, किस खाद्य समूह में किस प्रकार के पोषक तत्व हमें प्राप्त हो रहे हैं, इन सब का ज्ञान भी एक गृहिणी के लिए या फिर ऐसे व्यक्ति के लिए जानना आवश्यक है जो क्या कर रहा हो, आहार का नियोजन कर रहा हो। इतना समझ में आया। आगे है आहार नियोजन क्या है। जिस प्रकार से आप गृह विज्ञान जब पढ़ते हैं तो शुरू में आपको बताया जाता है कि पूछा जाता है एग्जाम में आपके क्वेश्चन कि जो गृह विज्ञान है वो कला है या फिर विज्ञान है या फिर दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं तो आप उसमें बताते हैं कि जो गृह विज्ञान है वो कला और विज्ञान दोनों है। उसी प्रकार से आहार नियोजन पूछा जाता है कि ये कला और विज्ञान है या नहीं है या इनमें से दोनों है, तो आप ऑप्शन बताएंगे कि जो आहार नियोजन कला और विज्ञान दोनों ही है। विज्ञान तब काम आता है जब आपको आहार के बारे में पूरी तरह से ज्ञान हो, और कला तब आती है जब आप उसी भी खाद्य पदार्थ को इतना डेकोरेटिव फॉर्म में रखते हैं कि खाने वाले व्यक्ति की इच्छा बढ़ जाती है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, कोई भी खाद्य पदार्थ, कितने भी व्यंजन आपने बनाए हैं वो सभी को एक ही थाली में परोस के आप दे देते हैं अगर, तो ये आपकी कला नहीं हुई। ठीक है, वो आहार नियोजन की कोई कला नहीं हुई है। व्यक्ति खाने की इच्छा नहीं रह जाएगी, ये सारी चीज़ें देख के अच्छा नहीं लगेगा। जो भूख थोड़ी बढ़ने चाहिए थी वो वहाँ पे घट जा रही है, तो वो कला नहीं है, बल्कि वहीं पे अलग अलग व्यंजन को अलग अलग प्लेट में, अलग अलग कटोरियों में, थालियों में आप सजा के रखते हैं, वो अट्रैक्टिव लगता है और खाने वाले की जो इच्छा होती है आंतरिक वो बढ़ जाती है। ये कला हो गई। तो इस प्रकार से आहार और नियोजन कला और विज्ञान दोनों ही होता है। आगे देखिएगा, आहार नियोजन आप कर रहे हैं तो किस सिद्धांत पे करेंगे।
ये तो ये आधार था, लेकिन यहाँ पे आहार नियोजन कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति जो होती है, कोई व्यक्ति है उसकी दैनिक आवश्यकता क्या है, कि जैसे हमने आपको आरडीए में बताया कि कौन से व्यक्ति के लिए किस आयु सीमा के लिए कितने पोषक तत्वों की कितनी मात्रा में आवश्यकता है, उसी प्रकार से व्यक्ति के लिए जो दैनिक आवश्यकता है उसका आपको ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति अगर 5 रोटी खा रहा है, आप उसको कम रोटी बनाए हैं आहार नियोजन में, 2 रोटी दें, उसका पेट भरेगा? नहीं भरेगा। तो उसकी दैनिक आवश्यकता कितनी है उसको ध्यान में रखना है। साधन व समय की बचत करनी है। ऐसा नहीं कि पूरा दिन आप जो भोजन बनाते रह जाइए, आपने प्लानिंग कर लिया है। आपको अपने कार्यों को ध्यान में रखना है कि हम कौन से फील्ड में काम कर रहे हैं, कौन सा कार्य करना है, कितने समय पे करना है, उसी आधार पे आपको भोजन बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है टाइम से विद्यालय जाना है, कॉलेज जाना है, आप कहीं पे टीचिंग कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई ऑफिस जाने वाला है, तो वहाँ पे आप जो है सुबह अगर व्यक्ति जा रहा है ऑफिस, तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि अभी हम इडली बनाएंगे आपके लिए, या जलेबी बना देते हैं नाश्ते में, तो क्या वो तुरंत तैयार हो जाएगा? ये सारे जो खाद्य पदार्थ हैं, व्यंजन हैं, ये क्या तुरंत तैयार हो जाते हैं? इसमें पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरा प्रोसेस इसका पहले से करना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको आहार प्लानिंग करनी पड़ती है, और समय की बचत भी करना है, और कौन सा साधन इसमें प्रयुक्त होगा उनका भी ध्यान रखना है। आगे कि आहार का एक निश्चित समय होना चाहिए, ये नहीं कि जब जी चाहे तब कर लो। कौन सा आहार कब देना है? सुबह सुबह उठते ही आप जो भोजन परोस रहे हैं, दोपहर में चाय दे रहे हैं, पकौड़ियाँ दे रहे हैं, तो ये कोई निश्चित समय नहीं है। आप कोई भी आहार का प्लानिंग करें तो उसका एक निश्चित समय होना चाहिए। मौसम व आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना है। भोजन परोसने की विधियों को ध्यान में रखना है कि हम भोजन किस तरीके से परोस रहे हैं। इसके बाद नियोजन में लचीलापन और विभिन्नता होनी चाहिए। जो आप नियोजन कर रहे हैं उसमें लचीलापन, ये नहीं हमने सोचा है कि कल सुबह विद्यालय जाने से पहले हम पनीर खाएंगे, ऐसा हमने सोच लिया, लेकिन मेरे पास ना ही उतने पैसे हैं, ना ही मार्केट जाने वाला कोई है, या फिर इस प्रकार से कोई भी समस्या आ गई और आपने कह दिया कि हमने आहार नियोजन कर लिया है, अब हम क्या करें, हमें तो बनाना ही पड़ेगा, हमने आहार नियोजन कर लिया है। भाई, आपने आहार नियोजन कर लिया है, उसमें लचीलापन ले आइए। अगर वो नहीं बन पा रहा तो आप कोई और खाद्य पदार्थ को बना लीजिए। इस प्रकार से आपको आहार नियोजन करना है। इसके बाद है विभिन्नता। कोई भी खाद्य पदार्थ बनाने से विभिन्नता ले आइए। हर रोज एक ही व्यंजन ना बनाइए, उससे विभिन्नता लाइए, जिससे कि खाने वाला व्यक्ति जो उस खाने से बोर ना हो, बल्कि अलग अलग आप परिवर्तित करके जब व्यंजन बनाते हैं तो खाने वाला व्यक्ति भी खुशी से उस चीज़ को खाता है। ये नहीं कि जो मौसम आ गया जिस सब्जी का वही सब्जी हर रोज़ बनेगी, दोनों टाइम बनेगी, ऐसा नहीं करना है, बल्कि उनमें क्या हेर फेर करके खाद्य पदार्थ को बनाना। ये हो गया आपका आहार नियोजन के सिद्धांत। इसके बाद है आहार पिरामिड, आपको ध्यान में रखना है। आहार पिरामिड का मतलब होता है कौन से आहार को आप कितनी मात्रा में ग्रहण करेंगे, कौन से खाद्य पदार्थ को आपको ज़्यादा ग्रहण करना है, फिर उससे कम या फिर उससे कम, कौन से खाद्य पदार्थ को आपको अधिक मात्रा में ग्रहण करना चाहिए अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, और कौन से आहार को कम ग्रहण करना चाहिए। देखिएगा यहाँ आहार पिरामिड में जो प्रेजेंट टाइम में आहार पिरामिड बताया गया आपको, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं व्यक्ति की, आप अपने दिनचर्या में हर रोज समाज में चारों तरफ आप देख रहे हैं, जो भी समस्याएं व्यक्ति को शारीरिक रूप से मानसिक रूप से हो रही हैं, वो सभी को ध्यान में रखते हुए जो आहार का पिरामिड बताया गया उसमें बताया गया है कि एक दिन में व्यक्ति के लिए, देखिएगा यहाँ पे सबसे निचला स्थान है सब्जियों व फलों का। इसका मतलब है यहाँ पिरामिड के रूप में बताया गया ये सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर ऊपर उससे कम बताया गया है। सब्जियां व फल, इन सबको अपने खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में ग्रहण करना है। इसकी मात्रा कितनी होगी, जो सब्जियां हैं वो 400 ग्राम और फल जो है 100 ग्राम अपने खाद्य पदार्थ में हर रोज ऐड करना है। अनाज जो है 250 ग्राम ऐड करना है। दाल व दूध, दाल जो है 85 ग्राम और वहीं पे दूध जो है वो 300 ml यानी कि 300 मिलीलीटर। इसके बाद है बीज वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, मेवे हैं या फिर फैट यानी कि वसा है, इन सब का जो है जो बीज व मेवे हैं उनसे जो 35 ग्राम और वहीं पे जो फैट है वसा है वो 27 ग्राम। इस प्रकार से आपको अपने आहार पिरामिड को ध्यान में रखते हुए आहार नियोजन करना है। आई बात समझ में? इतना हो गया आपका आहार नियोजन सिद्धांत और उसके आहार के पिरामिड। आगे देखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉस्पिटल डाइट क्या होता है। इस हॉस्पिटल डाइट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जनरल डाइट,
फुल डाइट, हाउस डाइट, नॉर्मल डाइट, ये सभी जो है ये हॉस्पिटल डाइट के नाम होते हैं। और ये दिया कब जाता है? कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में, कुछ विशिष्ट अवस्थाओं में जब आपको उपचार की आवश्यकता होती है तब दिया जाता है। आगे उपचारात्मक आहार, किसी भी व्यक्ति को आप उपचारात्मक आहार कब देंगे? यहाँ तो आपने नॉर्मल आहार नियोजन पढ़ा, लेकिन अब आपसे ये बातें की जा रही हैं कि कोई व्यक्ति अगर उपचार की किसी व्यक्ति को आवश्यकता है तो उपचारात्मक आहार आप किस बात को ध्यान में रख करके देंगे? व्यक्ति किस रोग से ग्रसित है इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। लिंग, वह पुरुष है या महिला, लिंग का ध्यान रखना है। आयु, उस व्यक्ति की उम्र कितनी है इसका ध्यान रखना है। आवश्यकता, उस रोग की स्थिति में उस व्यक्ति की कितनी आवश्यकता है, किस पोषक तत्व की कितनी मांग है शरीर में, उसका ध्यान रखना है। पाचन, वो व्यक्ति किस रोग से पीड़ित है, उस व्यक्ति को शरीर में खाद्य पदार्थ को पचाने की शक्ति है या नहीं, उसकी पाचन शक्ति को ध्यान में रखना है। एलर्जी, कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ है जिस खाद्य पदार्थ को आप रोगी को दे रहे हैं उस खाद्य पदार्थ से उस व्यक्ति को एलर्जी तो नहीं है। अगर एलर्जी है तो आप उस पोषक तत्व की प्राप्ति वाले कोई अन्य खाद्य पदार्थ उसे देंगे, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद श्रेणी का ध्यान रखना है कि वो जो व्यक्ति है रोगी, वो जिसका आप उपचार कर रहे हैं वो शाकाहारी है या मांसाहारी, इस श्रेणी का भी आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आप जो है उपचारात्मक आहार देंगे। आगे देखिएगा, फीडिंग की बात करते हैं। जो फीडिंग होता है इसका कई अर्थ होता है। इसका मतलब खिलाना, आप किसी व्यक्ति को खिला रहे हैं या फिर आप खुद से खा रहे हैं, यानी कि खाने की बात हो रही है, ग्रहण करने की बात हो रही है। खिलाना या फिर भोजन देना या ग्रहण कराना, ये सब किसका अर्थ है? फीडिंग का। यानी कि आप जो है खाद्य पदार्थ को अपने शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, किसी व्यक्ति को खिला रहे हैं, दे रहे हैं, ये सब क्या अर्थ है इंग्लिश में? इसकी क्या है? फीडिंग होता है। ज़्यादातर आपको फीडिंग ही देखने को हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको फीडिंग लिखकर बताया है। फीडिंग की जब हम बात करते हैं तो ये जो है मुख्यतः दो प्रकार से बताया गया है, मुख्य रूप से दो हैं। एक में सामान्य, दूसरे में कृत्रिम। जब कोई भी व्यक्ति मुख के द्वारा भोजन को नॉर्मल जो व्यक्ति है ग्रहण कर रहा है अपने स्वयं से, जैसे आप लोग स्वस्थ व्यक्ति हैं खुद से खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं, तो वो जो है सामान्य अवस्था है फीडिंग की। वहीं पे आर्टिफिशियल जो है, कृत्रिम जो है, इसमें क्या होता है कि नली द्वारा आप खाद्य पदार्थ को व्यक्ति को दे रहे हैं, पोषक तत्व दे रहे हैं, या फिर उसके अंतःशिरीय पोषण दे रहे हैं, अंतःशिराओं के द्वारा आप उस व्यक्ति को पोषण पहुंचा रहे हैं, तो ये हो गया कृत्रिम विधियों द्वारा। देखिएगा, नली के द्वारा पोषण और अंतःशिरीय पोषण किस प्रकार से आप व्यक्ति को दे रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ नाम आप याद रखिएगा, थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिएगा बस, ज़्यादा इसमें आपको डिटेल्स में नहीं जाना है, नॉर्मल देखिएगा। नली द्वारा जब आप पोषण देते हैं, इसमें नासिका आमाशयी पोषण, आप अपनी नाक जो है व्यक्ति की, जो भी व्यक्ति है, इसका प्रयोग आप करेंगे कब? जब व्यक्ति पेशेंट होगा। कृत्रिम विधियों का प्रयोग कब किया जा रहा है? जब व्यक्ति पेशेंट होगा। सामान्य अवस्था में है तो मुख द्वारा वह स्वयं भोजन ग्रहण कर ले रहा है, लेकिन जब व्यक्ति पेशेंट होगा इस सिचुएशन में इन विधियों को करना है। नली द्वारा देने का मतलब सबसे, जो नली के द्वारा पोषण प्रदान किया जा रहा हो, अंतःशिराओं के माध्यम से जब भोजन दिया जा रहा हो, तो ये दो विधियां हैं। इसमें देखिएगा, नासिका आमाशयी पोषण, आपकी नाक के मतलब है कि कोई भी पेशेंट है, उस पेशेंट, आप अपने आप को पेशेंट मत समझिएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, पेशेंट है, जिसे नॉर्मल मुख से वो भोजन नहीं ग्रहण कर सकता है, तो नाक के द्वारा एक नली लगाई जाती है जो उसके आमाशय तक पहुंचाई जाती है, तो उसके द्वारा जब आप हर बार आप आ रहा है, ऐसे व्यक्ति को जिसको खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है लेकिन वो व्यक्ति जो मुख के द्वारा ग्रहण नहीं कर सकता है, नाक के द्वारा नली लगा करके उसके आमाशय तक पहुंचाया जाता है, उसके माध्यम से उस व्यक्ति को पोषक तत्व प्रदान किया जाता है और उसके शरीर की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। इसके बाद आमाशयी पोषण, डायरेक्ट आमाशय के पार्ट में ऑपरेशन करके ऊपरी सिराओं के द्वारा ही यहाँ पे जो है नली के द्वारा उस व्यक्ति के आमाशय में डायरेक्टली भोजन को पहुँचाया जाता है। यहाँ नाक के द्वारा नली नहीं लगाई जा रही है। इसके बाद आंतड़ीय पोषण, जो आंत है, अगर उस आंत में कोई इसके ऊपरी भाग में कोई समस्या है तो डायरेक्टली जो है आंत के पास ही ऑपरेशन करके यहाँ पे जो है क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थों के जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा डायरेक्टली वहाँ पे पहुँचाई जाती है। इसके बाद है, ऐसा नहीं है कि आप आम खिला रहे हैं, सेब संतरे मौसमियाँ खिला रहे हैं, इस प्रकार से नहीं खिलाया जाता है। व्यक्ति के शरीर के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक है, उन पोषक तत्वों की प्राप्ति के लिए ऐसे लिक्विड फॉर्म उसको दिए जाते हैं जो उसके शरीर में आसानी से पचे, क्योंकि वो व्यक्ति पेशेंट है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। आगे अंतर
शरीर पोषण में सबसे पहले ऊपरी सिरा द्वारा, जब आपके शरीर में अब ग्लूकोज वगैरह नीडल लगा होता है ना ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, तो ये आपको जो है इस सिराओं के माध्यम से पोषण दिया जा रहा है। तो वो क्या हो गया, ऊपरी सिरा के द्वारा जब निडल के द्वारा ग्लूकोज इत्यादि आपको दवाइयाँ विभिन्न प्रकार के शरीर में प्रवेश कराई जा रही हैं। इसके बाद है अंदरूनी सिरा द्वारा, अंदरूनी सिराओं के द्वारा भी नली का प्रयोग करके जो है शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाया जाता है। ऊपरी सिरा और आंतरिक सिरा के द्वारा, दोनों में बस इतना डिफरेंट होता है कि ये निडल के द्वारा दिया जाता है और उसमें ऑपरेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? ये हो गया आपके फीडिंग के प्रकार बताए गए हैं। आगे देखिएगा, इतना बातें आप पढ़ने के बाद पोषण का मूल्यांकन पढ़ते हैं कि कोई व्यक्ति अगर है, उस व्यक्ति के लिए अगर आपको पोषण देना है तो आप उसका मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। देखिएगा, कोई व्यक्ति है रोगी के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए, उसके आहार को जानने के लिए उसके व्यक्तिगत और चिकित्सीय इतिहास को जानना चाहिए, उसके बाद आहार नियोजन करना है। इन सब बातों को आप पहले जान लेंगे, उसकी व्यक्तिगत रुचि क्या है, उसका चिकित्सीय इतिहास क्या है कि डॉक्टर ने उसे क्या कहा है, क्या खाने के लिए सजेस्ट किया है, आहार वो प्रेजेंट टाइम में क्या ले रहा है, व्यक्ति किस प्रकार का रोगी है, वो स्वस्थ है या फिर नहीं है, इस सब बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद मानव शास्त्रीय माप, इसे इंग्लिश में एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मानव शास्त्रीय माप क्या होता है या फिर एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट क्या होता है। तो पोषण का मूल्यांकन की जांच करने के लिए, पोषण का जांच करने के लिए एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि व्यक्ति के शरीर का भार, लंबाई या फिर छाती का माप ले करके व्यक्ति के पोषण का मूल्यांकन किया जाता है। आगे देखिएगा, प्रयोगशाला में जैव रासायनिक माप, प्रयोगशालाओं में व्यक्ति के जैव रासायनिक माप की जाती है, जिसमें रक्त, व्यक्ति के जो यूरिन है, इन सब का टेस्ट किया जाता है कि व्यक्ति के शरीर में किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है या फिर किस चीज़ की अधिकता है, यानी कि किस प्रकार से इसकी जानकारी हम ले सकते हैं कि व्यक्ति के शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता है या फिर किस चीज़ की अधिकता है। इन सब की जांच करने के बाद डॉक्टर से जो आपने जांच करवाया, उस जांच को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वो डॉक्टर से संबंधित करा करके उसका निदान कराने की पूरी तरह से कोशिश किया जाता है। ये हो गया आपका जो है आहार नियोजन के बारे में। पोषण का मूल्यांकन आप पहले कर लेते हैं कि आहार के प्रकार जो बताए गए हैं आपको, इसमें से सामान्य आहार दिया गया है। इस सामान्य आहार में क्या बताया गया है कि जब व्यक्ति को गले व पाचन संबंधी कोई समस्या अगर हो रही हो तो उसे जो खाद्य पदार्थ आप देते हैं वो सामान्य आहार कहलाता है। वो व्यक्ति स्वयं से खा सकता है और वह पौष्टिक आहार ग्रहण कर रहा होगा। इसका मतलब है कि उसे कोई समस्या नहीं है, उसे खाद्य पदार्थ में किसी प्रकार की कमी अधिकता नहीं की गई है, वह सामान्य आहार होगा, जैसे एक स्वस्थ कोई भी व्यक्ति है। इसके बाद आदठोस कुछ आहार बताए गए हैं, जिसमें से कुछ मौसमी फल हैं, अनाज, दाल व रोटियों को मसल कर जो खाद्य पदार्थ आप बना रहे हैं, खिचड़ी है, दलिया है, ये सभी अर्धठोस के अंतर्गत आते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थ जो पानी के रूप में हो, दाल, जूस, दूध, कस्टर्ड, ये सभी द्रव्य आहार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद पूर्ण द्रव्य आहार होता है, जिसमें ये द्रव तो है लेकिन पूर्ण द्रव्य क्यों कहा जा रहा है, इसमें कोई भी ठोस का मात्रा नहीं है। इसे नारियल का पानी, मट्ठे व दाल के पानी को जब छान कर आप दे रहे हैं किसी व्यक्ति को, वो पूर्ण द्रव्य आहार हो जाता है। इसके बाद सौम्य आहार है। सौम्य आहार में आसानी से जो खाद्य पदार्थ पच सकता हो, जैसे दाल, रोटी, खिचड़ी, जो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि एकदम नॉर्मल भोजन इनको दीजिए जो आसानी से पच सके, वो सौम्य आहार के अंतर्गत आता है। ये मुख्य रूप से आपको आहार के प्रकार बताए गए हैं। इसके बाद अन्य में कुछ देखिएगा, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि सरल चिकित्सीय आहार क्या होता है। ऐसा आहार जब व्यक्ति को चबाने में निगलने संबंधी समस्या होती है, चबाने में निगलने में समस्या होती है, उस दौरान जो व्यक्ति को आहार दिया जाता है वह सरल चिकित्सीय आहार के अंतर्गत आता है। इसके बाद है तरल या द्रव्य आहार। जब व्यक्ति को पाचन संबंधी कोई समस्या हो तब आप जो तरल या द्रव्य आहार जब देते हैं तब वो क्या है, तरल द्रव्य आहार कहलाता है। इसके बाद प्रतिबंधित आहार। प्रतिबंधित आहार का मतलब होता है कि कुछ विशेष अवस्था में जब कोई भी आहार प्रतिबंधित कर दिया जा रहा हो, रोक दिया जा रहा हो, जैसे कि
जो व्यक्ति मोटापा से ग्रसित है उसे फैट रोक दिया जा रहा है, तो फैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिबंधित आहार के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हिप्पोक्रेटस आहार, एग्जाम में पूछा गया कई बार कि हिप्पोक्रेटस आहार क्या होता है। तो देखिएगा, ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसी चीज़ें जो प्राकृतिक रूप में ही खा ली जा रही हो, उसमें कोई हेरफेर नहीं किया जा रहा हो, जैसे अंकुरित अनाज आप खा रहे हैं, सलाद आप खा रहे हैं काट करके उसको, ये सभी चीज़ें जो हैं क्या है, हिप्पोक्रेटस आहार के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और है मिलता जुलता, पूरा पाषाण आहार। पूरा पाषाण से समझ में आ रहा है, पूरा पाषाण कालीन समय में जब व्यक्ति जो है जंगलों में शिकार किया करता था, किसी भी जानवरों को, जीवों को मार करके खाता था, कोई भी फल जो है पेड़ों पे अगर लगे हुए उनको तोड़ करके वैसे ही खा जा रहा था, उसे किसी प्रकार का पकाने से संबंधित ज्ञान नहीं था, तो ऐसे स्टेज में जो व्यक्ति खाना खा रहा था, भोजन ग्रहण कर रहा था, आहार खा रहा था, वो पूरा पाषाणकालीन आहार था। उसी प्रकार से पूरा पाषाणकालीन आहार में प्रेजेंट टाइम में क्या देखने को मिलता है, वही से संबंधित जब कोई व्यक्ति ताज़ा मांस खा रहा हो, ना पकाना है ना कुछ करना, बस ताज़ा मांस अगर वो खा रहा हो, मछली खा रहा हो, सब्जियां खा रहा हो, इस प्रकार के ग्रहण करने वाले खाद्य पदार्थों को क्या कहा जाएगा, पूरा पाषाण आहार कहा जाता है। आगे यहाँ बताया जाएगा कि शाकाहारी आहार। शाकाहारी आहार के अंतर्गत क्या आता है, पौधों से, पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले जो भी आहार हैं, और इसके साथ ही साथ डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट जो भी हैं, इसके साथ ही साथ शहद, ये चीज़ें जो भी व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, ये सभी जो है शाकाहारी आहार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक होता है वेगन आहार। वेगन आहार का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ वनस्पतियों से प्राप्त होने वाला आहार। कुछ लोग कहते हैं कि हम शाकाहारी हैं, लेकिन शाकाहारी से जब पूछा जाता है उसका मतलब क्या है, तो बताएंगे कि हम सिर्फ जो है पेड़ पौधों पे निर्भर हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है दूध, दही, इसके साथ ही साथ घी, मट्ठा, ये सब ग्रहण कर रहा है, शहद ग्रहण कर रहा है, तो वो शाकाहारी के अंतर्गत आएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पौधे की बात नहीं है, पौधे की बात तब होगी जब वेगन आहार की बात होती है। वेगन आहार में ऐसे आहार आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। फसाई जो एक संस्था है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये संस्था के द्वारा एक चिन्ह दिया गया है फसाई के द्वारा, जिसे वेगन चिन्ह कहा जाता है। इस वेगन चिन्ह में एक चौकोर में डिब्बा की तरफ बनाया गया है, उसके बाद इसे वी लिखा गया है। वी के अंदर एक ग्रीन कलर से एक पौधा छोटा छोटा पत्तियों में बना हुआ है, उसके नीचे एक ग्रीन कलर से वेगन लिखा है। किसी भी प्रोडक्ट पे अगर इस प्रकार का चिन्ह बना हुआ है तो समझ जाइएगा वो शुद्ध वनस्पतियों से बना हुआ है। ये फसाई संस्था के द्वारा ये बताया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फसाई जो संस्था है उसकी शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, ये हो गया आपका जो है वेगन आहार। ये इतना आहार आपको समझ में आया। आगे देखिएगा, कुछ विशेष अवस्थाओं के दौरान जब आपको जो है आहार दिया जा रहा है, जैसे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और कई बार जब ये आए हुए हैं तो उसको हमने यहाँ अलग से रख के आपको बताया है। एग्जाम में पूछ लिया गया कि पेप्टिक अल्सर से ग्रसित व्यक्ति को किस प्रकार का आहार दिया जाएगा। ऑप्शन में सिप्पी आहार दिया गया होगा या फिर वहाँ पे क्रीम और दूध दिया गया होगा। क्रीम युक्त कोई खाद्य पदार्थ दिया गया हो, दूध दिया जा रहा हो, ऐसे खाद्य पदार्थ को कब दिया जाएगा, जब व्यक्ति पेप्टिक अल्सर से ग्रसित हो। आई बात समझ में। इसके बाद है समुद्री खाद्य पदार्थ। किसी व्यक्ति को समुद्री खाद्य पदार्थ तब दिया जाता है जब वह सीलिएक रोग से ग्रसित हो। सीलिएक रोग क्या होता है, ये पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। इसके बाद ग्लूटेन मुक्त आहार दिया जाता है। ग्लूटेन मुक्त आहार का मतलब है कि जिसमें ग्लूटेन प्रोटीन नहीं पाया जा रहा हो। इसका मतलब गेहूं जो है, गेहूं में ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को सीलिएक रोग हुआ है तो उसे ग्लूटेन मुक्त आहार दिया, यानी कि उसमें ग्लूटेन नहीं दिया जाता है। आगे कैल्शियम युक्त। मुक्त और युक्त में अंतर समझिएगा। मुक्त मतलब उसमें नहीं है, युक्त मतलब कि है। कैल्शियम युक्त आहार देना है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसे हड्डी, दांत, कंकाल तंत्र, इन सभी में अगर कोई समस्या देखने को मिलती है तो उसे कैल्शियम युक्त आहार दिया जाता है। लौह युक्त आहार की अगर हम बात करते हैं तो किसी व्यक्ति को एनीमिया हो
एनीमिया के जितने प्रकार हैं उनसे में कोई भी ग्रसित हो, रक्त की कमी या रक्ताल्पता जो इसे एनीमिया कहा जा रहा है ना, इसमें आपको लौह युक्त देना है। कोई महिला है जो गर्भावस्था में है या फिर धात्री अवस्था में है तो इस अवस्था में लौह युक्त आहार दिया जाता है। इसके बाद प्रोटीन मुक्त आहार होता है। प्रोटीन मुक्त आहार वो होता है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया जा रहा है, और ये कब दिया जा रहा है? जब व्यक्ति को किडनी संबंधी समस्या हो, लीवर सिरोसिस हो, गठिया रोग से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसे प्रोटीन मुक्त आहार दिया जाता है। इसके बाद वसा मुक्त आहार की जब बात करते हैं तो वसा मुक्त जो आहार होता है ये कब दिया जाता है? जब कोई व्यक्ति हृदय संबंधी रोगों से ग्रसित हो, यकृत समस्या हो, व्यक्ति मोटापा से ग्रसित हो, तो ऐसे सिचुएशन में उस व्यक्ति को वसा मुक्त आहार दिया जाता है। इसके बाद है सोडियम मुक्त आहार। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसे उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हो अगर कोई व्यक्ति, तो उसे सोडियम मुक्त आहार दिया जाता है। इसके बाद है कम कार्बोज युक्त आहार। कम कार्बोज युक्त आहार का मतलब होता है कि जिसमें कार्बोज तो दिया जा रहा है लेकिन कम मात्रा में अगर दिया जा रहा है तो वह क्या हो गया? कम कार्बोज युक्त आहार। और दिया कब जा रहा है कि सिर्फ मधुमेह से कोई व्यक्ति ग्रसित है, मोटापा से ग्रसित है, तो ऐसे सिचुएशन में कम कार्बोज युक्त आहार दिया जाता है। इसका वसा युक्त आहार। वसा युक्त आहार का मतलब है, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि वसा का प्रयोग शरीर में क्या क्या है, किस लिए इसे प्रयोग किया जा रहा है शरीर में? वसा जो है हमारे शरीर को कोमलता प्रदान कर रहा है। त्वचा की आंतरिक परत में वसा का जमाव होता है। तो इसमें देखिएगा जब आपके शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो इसकी कमी से क्या होता है? फ्राइनोडर्मा यानी कि टोड स्किन भी कहा जाता है, जो आपकी रूखी रूखी त्वचा हो जाती है, कछुए के समान त्वचा हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में शरीर में वसा की कमी हो जाती है, तो इसे दूर करने के लिए वसा युक्त आहार व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये हो गया आपका कुछ विशेष अवस्थाओं के दौरान जो आहार में कमी की जा रही है और अधिकता की जा रही है। आई बात समझ में? यहाँ पे हमने आपको आहार नियोजन के साथ ही साथ में जो आहार के प्रकार बताए गए हैं उसके बारे में आज की क्लास में हमने इस टॉपिक को कवर किया है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दिया करें जिससे कि आपके सभी फ्रेंड लोगों को भी क्लास लेने में कोई समस्या ना हो। ठीक है, मिलते हैं हम आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।